मुंबई। लगभग 25 साल का एक लड़का इस शहर की सबसे ऊंची इमारत टेरेसा पर खड़ा था। रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर अकेला रह गया। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसकी नीली आंखें और उनमें भरपूर खालीपन थे, जैसे कि वह उस आवाज को जानता है। साथ ही क्यों हैं? अरमान मलिक, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे कहने पर चले आए, एक सूट बूट पहने आदमी ने कहा और उसके पास आया। वो ग्लास हाथों में पकड़कर हवा में ग्लास घुमाते हुए बोला, राज सिंह, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। जो काम है वो बोलो, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। राज सिंह ग्लास की शराब गले में उतारते हुए, यही बात तो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। अरमान, सीधे पॉइंट पर आते हो। अरमान ग्लास होठों से लगाते हुए, तारीफ सुनने का शौक नहीं है मुझे, काम बोलो। राज सिंह ने टेबल की तरफ इशारा किया और वो दोनों वहां आ गए। अरमान उस टेबल पर रखे मैप पर नजर घुमाने लगा जो किसी बिल्डिंग का नक्शा था। राज सिंह उस मैप पर हाथ फेरते हुए, ये मेरा सपना है, जो कि मेरे अंकल के नाम है। मैंने उनसे कहा कि वो बिल्डिंग मुझे बेच दे, मैं वह बार और क्लब बनवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उन्हें मोटी रकम दे सकता हूँ, बाकी लोगों से ज्यादा, लेकिन वो नहीं माने। ये कहते हुए राज से अपना हाथ टेबल पर जोर दे मारा। उसकी आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंकल नहीं माने, उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और वजह ये बताई कि वो आदमी वहाँ अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री है। राज अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है, मुझे उस बिल्डिंग के पेपर्स अपने पास चाहिए। तुम्हें उस आदमी से वो बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी, साम दाम दंड भेद जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुन रहा था। अब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा, राज ने मुस्कुरा कहा, जनता था, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील करोड़ रुपए की है, यकीन करो अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अरमान लिफाफा उठाते हुए, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। यह कहते हुए अरमान बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकली और हाईवे पे घुमा दी। जहां अरमान अपने आने वाले कल से अनजान था, वही कोई और भी जो अपने कल से अनजान अपनी जिंदगी जी रही थी, या कह लो उससे भी इंतजार था। मुंबई। एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारे कामों को जल्दी -2 करने की कोशिश में। तभी एक लड़का किचन में आकर बोला, मेरा टिफिन कहाँ है? दी 12 साल का अमित शर्मा। ये लड़का इस लड़की का भाई है और जान भी। लड़की ने मुस्कुराकर टिफिन उसके हाथ में दिया और अमित ने हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले लड़की के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। अमित मुस्कुराता हुआ स्कूल के लिए चला गया। लड़की ने अपने लिए कॉफी बनाई और बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं अनाया चेहरे को छूती हुई निकल रही थी। अनाया शर्मा 21 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल, चेहरा मानो फुर्सत में बनाया हो। भगवान ने खूबसूरती में अप्सरा को भी मात दे, लेकिन आंखों में कुछ था, उसकी अधूरापन, उदासिया, इससे ही कुछ मिलता जुलता। अनाया ने अपनी कॉफी खत्म ही की थी। डोरबेल बज गई। अनाया ने गेट खोल तो नीति सामने खड़ी थी, उसकी मेड। अनाया ने बोलना शुरू किया, कहा थी, भाभी आप इतनी देर लगा दी, अपने देखो पूरा घर फैला पड़ा है, आप सफाई करो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होके आती हूँ। और हाँ, आपका नाश्ता किचन में रखा है, पहले उससे खा लेना। नीति ने आते ही नाश्ता किया और अपने काम में लग गई। 9 बजे अनाया अपने कमरे में से भागती हुई आई और नीति से बोली, भाभी अपने नाश्ता किया? नीति ने बोला, जी दीदी, और आपका टिफिन पैक कर दिया है। अनाया ने नीति को थैंक यू बोलकर नीति के साथ घर से बाहर निकल गई। अनाया ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी और अपने ऑफिस निकल गई। अनाया अपने ऑफिस पहुंची और एक्टिवा पार्किंग में लगाती हुई लिफ्ट के तरफ बढ़ी। तभी उसे उसकी दोस्त अपूर्वा मिल गई। दोनों बातें करते हुए अपने अपने केबिन के तरफ बढ़े। अनाया अपने कैबिन में आकर ही बैठी थी।
कि तभी पियून आया और कॉफी देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। हमेशा की तरह अनाया ने भी उसे मॉर्निंग विश किया और हाल चाल पूछे। पियून ने उससे बताया कि बॉस ने आपको उनके केबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अनाया को खांसी आ गई और मन में ही बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब कौन सा नया बम फोड़ेगा ये पेटू मेरे सर पे। 10 मिनट तो उसने ये सोचते हुए गुजार दिए कि लास्ट इवेंट में उसने कौन सी गलती करी थी जो उससे ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कैबिन में बुलाया गया है। उसके कैबिन की तरफ बढ़ी, उसने डोर नॉक किया और कहा, मैं आई कम इन सर। कम इन अनाया शर्मा, बॉस ने कहा। अनाया कैबिन में आई और पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। पूरे कैबिन में धूप और अगरबत्ती की महक थी और साथ में ढेर सारा धुआं भी। बड़ी बड़ी तस्वीरें बॉस की मुंबई के बड़े और बिजनेस लोगों के साथ। दूसरी तरफ बहुत सारी ट्रॉफी रखी थी। एक तरफ बॉस खड़े होकर लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे थे। उन्हें लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम था, अर्थात धन से। अनाया पूरे 5 मिनट यूं ही खड़ी रही बॉस की पूजा खत्म होने के इंतजार में। तभी घंटी बजी बॉस के मंदिर की। अनाया ने सोचा, बेटा अनाया तैयार हो जा, ये पेटू अब तेरी घंटी बजाएगा। बॉस सामने आया और अनाया को इशारे से सामने पड़ी चेयर पर बैठने को कहा। 55 साल का मोतीराम चौरसिया इवेंट कंपनी का मालिक खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है। मिस शर्मा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना हो गया? अनाया ने बोलना शुरू किया। सर 3 साल 7 महीने। मोतीराम ने मुस्कुराकर, गुड, तुम्हें याद है जब तुम आई थी मुंबई शहर में नई और अपने हमसे नौकरी मांगी थी? अनाया ने हाँ में सर हिलाया। मोतीराम ने बोलना जारी रखा, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। अनाया, सर मुझे सब याद है, आपका एहसान है मुझ पे और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूं। मोतीराम, हमें पता है बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। बॉस ने पहली बार अनाया को बेटा बोला था। अनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बॉस को देखकर सोच रही थी, ये क्या है? आई मीन कोई चमत्कार हुआ है या अगरबत्ती का धुआं इस पेटू के दिमाग में चला गया है? नो नहीं, नेवर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हैं अनाया अपनी ही सपनों की दुनिया में थी। बॉस ने थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? अनाया एक झटके के साथ अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। बॉस ने बोलना शुरू किया, अनाया मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में। और एक पेपर अनाया के सामने रख दिया। मोतीराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया की आंखें बड़ी हो गई और उसने बॉस की तरफ देखा। मोतीराम ने उसे मुस्कुराकर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस। वो पेयर अनाया के प्रमोशन का था। चौरसिया इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी की इवेंट मैनेजर बन गई थी। उसने खुशी से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मोतीराम ने भी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जितनी मेहनत तुम अब तक करती आई हो उससे ज्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आएगी। खूब मेहनत करना और मेरे उस यकीन को टूटने मत देना जो तुम पे 3 साल 7 महीने पहले किया था। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और मोतीराम को थैंक यू बोला और यकीन दिलाया वो अब बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने पियून को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा का सारा सामान मैनेजर के केबिन में रखवा दो। मिस शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर है। मोतीराम अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो अपनी नई पोस्ट के लिए, आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय, सो सेलिब्रेट कीजिए इस डे को। कल पता नहीं आपको फुर्सत मिले ना मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद बोला और उसके केबिन से बाहर आ गई। कंपनी के सब लोगों को पता चल गया था। अनाया के प्रमोशन के बारे में सब उसी घेर कर खड़े थे और उससे मुबारकबाद दे रहे थे। तभी अपूर्वा बोली, यार अब तो पार्टी दे दे, मैनेजर बन गई है तो हमारी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, जब मर्जी पार्टी ले लो। तभी उनमें से एक लड़का अंकित बोला, यार हमारी वाली पार्टी तो तुम करती नहीं हो, तो अब तुम्हारी वाली पार्टी से काम चलना पड़ेगा। अनाया ने कहना शुरू किया, यस गाइस यू आर राइट, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ तो तुम सब मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। आज सबका लंच मेरी तरफ से, जिसको जो खाना पीना है
खाओ, ये मेरी तरफ से एंजॉय गाइस। लंच टाइम हो चुका था तो सब कैंटीन की तरफ बढ़े और लंच एंजॉय कर रहे थे। सब उससे बार बार मुबारकबाद दे रहे थे। अनाया भी उनके साथ बैठकर लंच कर एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी, डरी हुई भी थी। अंदर ही अंदर जिम्मेदारी का डर, अनाया मन ही मन परेशान हो रही थी। उसने जल्दी अपना लंच खत्म किया और वापस अपने केबिन में आ गई, जहां से उसे शिफ्ट होकर मैनेजर के केबिन में जाना था। वो थोड़ी देर अपनी चेयर पर बैठी और अपनी बीते यादें ताजा करती रही। किस तरह वो आपने 9 साल के भाई को लेकर मुंबई आई, कितनी परेशानी का सामना किया, उससे ये नौकरी मिलने में भी बहुत परेशानी हुई और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने सोचा भी नहीं था। अभी और भी बहुत कुछ करना है उससे। अपने भाई के लिए उसे एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, बहुत पढ़ाना है। उससे एक अनाथ आश्रम खोलना है जहां उसके जैसे बच्चे अपना भविष्य संवार सके और उन्हें जिंदगी में वो सब देखना ना पड़े जो उसने देखा है। तभी पियून की आवाज के साथ उसकी आंख खुली। वो चेयर पर बैठे बैठे कब अपनी अतीत की यादों बीती में गुम हो गई थी, उससे पता भी नहीं चला। पियून ने बोलना शुरू किया, दीदी आपका सारा सामान सामने वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। अनाया बोली, कुछ नहीं रह गया, सब हो गया, धन्यवाद। आप खाना खा लीजिए, कैंटीन में जो आपको मन हो बिल मेरे नाम पर बनवा देना। जी दीदी, बोलता हुआ पियून चला गया। पियून के जाने के बाद अनाया ने अपनी राइट हैंड पर बंधी हुई घड़ी की तरफ नजर डाली जो 5 बजने का इशारा कर रही थी। उसने जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस से निकल गई। वो आज की खुशी कुछ लोगों के साथ बंटना चाहती थी। उसने अपनी एक्टिवा पार्किंग से निकाली और चल दी। आधे घंटे के सफर के बाद अनाया एक चाय की दुकान पर रुकी। उसने अपनी एक्टिवा वही साइड में पार्क कर दी और वहां खड़े कुछ बच्चों की तरफ उसके कदम बढ़े। सब बच्चे उसे देखकर खुशी से उसका नाम पुकारने लगे, अनाया दीदी आ गई, अनाया दीदी आ गई। अनाया ने आगे बढ़कर सब बच्चों को गले लगाया। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, इसमें शक नहीं था। अनाया ने बोलना शुरू किया, बच्चों आज आपकी दी का प्रमोशन हुआ है तो आज तो पार्टी बनती है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। अनाया ने चाय के दुकान के साथ बने हुए ढाबे में लेकर गई। वहां पड़ी खटियों पर सबको बैठने को कहा और अंदर चली गई। उसने ढाबे के मालिक को बोला, वीर जी ये बच्चे जो भी खाना चाहते हैं उन्हें खिलाइए। बलविंद्र जो ढाबे का मालिक था उसने अनाया को बोला, जी बेबे बिल्कुल। बलविंद्र ने अपने वेटर को आवाज लगाई और सब समझा दिया। वेटर बच्चों के पास जाकर ऑर्डर लिया। अनाया अब बच्चों के पास आकर बैठ गई और उनसे बात करने लगी और उनके बारे में जानने लगी। वजह ये थी कि उसमें कुछ बच्चे नए थे जिनसे अनाया नहीं मिली थी। वो सारे बच्चे मुंबई जैसे शहर में सिग्नल पर भीख मांगते थे। कई तो फूल और पेन खिलौने बेचकर अपना पेट भरते थे। अनाथ जो थे वो सब अकेलापन क्या होता है ये अनाया अच्छी तरह जानती थी। उन बच्चों में उससे अपना बचपन दिखता था। वो उन सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनती रही और अपने फोन में सबके बारे में नोट करती रही, जैसे बच्चों के नाम, उम्र, कौन कहाँ किस जगह क्या काम करता है। ये सब इन सब बातों के बीच में खाना आ गया और सारे बच्चे अनाया से बात करते हुए खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनाया ने उन बच्चों को देख रही थी, एक खुशी थी सबके चेहरे पर। उस खुशी को देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दिल में सुकून। वही दूसरी तरफ अरमान थोड़ा बेचैन सा था, पता नहीं क्यों। वो घर से बाहर निकल आया और गाड़ी निकालकर हाईवे पर ले आया। गाड़ी साइड में लगाकर बाहर आकर खड़ा हो गया। शाम का मौसम था, सुहाना तो होना ही था। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और आती जाती हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसने अपनी नीली आंखें बंद करी और कुछ सोचने लगा। 2 मिनट बाद अरमान का फोन बजा। उसने बिना देखे फोन उठाया, जैसे उससे पता हो कि फोन किसका है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई सारी डिलीट निकाल ली है। उस बिल्डर की बहुत पहुंची हुई चीज है, वो बस नाम का बिल्डर है।
इस कारोबार के बहाने और भी कई काले धंधे हैं। उसके नाम है रणधीर चौधरी। बाकी डिटेल्स आपको मिलकर बताऊंगा। अरमान ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। अरमान ने अपनी सिगरेट गिराई और पैर से कुचलकर बुझा दिया और बोला, रणधीर चौधरी। वो भी अपनी गाड़ी में जा बैठा और चल दिया। वही अनाया ने बच्चों के साथ खाना खत्म किया और बिल पे करने काउंटर पर आ खड़ी हुई बलविंदर ने बिल बताया और उसका कार्ड स्वाइप करते हुए बोला, बेबे तोहनू एक गल दसा। अनाया ने हाँ में सर हिलाया। बलविंदर, तुस्सी बड़े चंगे कुड़ी हो जो इन बच्चों की खुशी में खुश होवा। ना आज कल के बच्चे कहाँ ये सब करते हैं। अगर करते भी है तो सोशल मीडिया पर दिखने के लिए आप जैसे बच्चों की वजह से लगता है। इंसानियत अभी भी जिंदा है। वाहेगुरु जी तोहनू सारी खुशियां देवे। ये बोलते हुए बलविंदर ने अनाया के सामने हाथ जोड़ लिए। बदले में अनाया ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए और ढाबे से बाहर आ गई। बच्चों के साथ वो चाय की दुकान पर आ गई और चाय वाले काका को आवाज लगाई, काका हम सबके लिए चाय दीजिए। काका जी बिटिया। अनाया बच्चों को लेकर पास पड़े खाली मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने लगी। वही अरमान ने थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी गाड़ी एक चाय की दुकान के पास रोक ली। गाड़ी से उतारकर अरमान ने चाय वाले काका को एक चाय के लिए बोला और साथ में पड़े हुए खाली बेंच पर बैठ गया और एक गहरी सोच में डूब गया। तभी उसका ध्यान सामने वाले मैदान में से हो रहे शोर से टूटा। उसने देखा 12 या 15 बच्चों के साथ एक लड़की फुटबॉल खेल रही है। अब अरमान का पूरा ध्यान उस लड़की को देखने में था। लाइट ब्लू रंग की थोड़ी रफ्की जीन्स, ब्लड रेड रंग का कुर्ता, कमर से नीचे तक आते उसके सुनहरे बाल, गोरा रंग। पतली से लड़की उसके लटे चेहरे पर आ रही थी जिन्हें वो खेलते हुए बीच बीच में हटाने की कोशिश कर रही थी। इन सब के बीच में जो उससे सबसे ज्यादा खूबसूरत बना रही थी वो उसकी हंसी। वो बच्चों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो कि उसने उन बच्चों के बीच में बड़े होने का एहसास ही खो दिया। अरमान की नजर अब भी उस पर था। बिना पलके झपके अपनी नीली आंखों से उससे ही देख रहा था। उनसे नोटिस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और ना जाने कब तक वो उसे देखता रहता। तभी काका ने आकर उसे चाय का गिलास दिया। काका ने मैदान की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, अनाया बिटिया चाय बन गई है, जल्दी आ जाओ नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अनाया जल्दी से सारे बच्चों को लेकर दुकान पर आ गई और सारे बच्चों को चाय पकड़ाई। लेकिन उसकी नजर अब तक अरमान और गई ही नहीं जो पिछले 15 मिनट से रहा था। अरमान ने अब अनाया को और करीब से देखना शुरू किया। 5 फुट 4 इंच हाइट, सुनहरे रंग के बाल, गुलाबी रंग के होंठ, काली आंखें, खूबसूरत हंसी। सबसे अलग चीज जो उसकी मुस्कान को और भी खूबसूरत बना रही थी, उसके गुलाबी होंठों के नीचे एक तिल। अरमान ये देखते ही मुस्कुरा बैठा। वही अनाया इस चाय पीने से पहले अपने बालों को बांधा और चाय पीने लगी। बच्चों से बात करती करते वो उनकी बातों पर हंसती और उन्हें अपनी बातों पर हंसाती। इस बीच अनाया की नजर अरमान पर रुकी जो उसे ही देख रहा था। अनाया की नजर अरमान की नजरों से मिली कुछ सेकंड के लिए, फिर अरमान ने अपनी नजरें नीचे कर ली और चाय पीने लगा। ये देखकर अनाया ने भी अपनी इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।